तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का एक्सियम 6.1। इफ a ray stands on a line then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree। इस क्वेश्चन को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि रे का मतलब क्या होता है, लाइन का मतलब क्या होता है और एडजेसेंट एंगल्स का मतलब क्या होता है। ये सब बातें पहले हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद इसका हल करेंगे, इसका आंसर करेंगे। लाइन का मतलब हो गया है एक लाइन जिसको मैं यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकूँ, यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकूँ इनफाइनाइट तक। ठीक है, मतलब कि जिसका कोई एंड नहीं है, ये यहाँ से भी और यहाँ से भी बढ़ता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, उसे कहते हैं लाइन। ठीक है, ये जो एरो का साइन है इसका मतलब होता है इनफाइनाइट। ठीक है, अभी लाइन सेगमेंट का मतलब क्या हुआ? लाइन सेगमेंट मतलब पार्ट ऑफ अ लाइन और यू कैन से पीस ऑफ अ लाइन। लाइन का एक टुकड़ा, और इसका लेंथ को हम लोग मेज़र कर सकते हैं। लाइन के लेंथ के को मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाता है, इसका कोई एंड नहीं होता है। और लाइन सेगमेंट को हम लोग मेज़र कर सकते हैं, इसकी लेंथ को। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का एक पीस, एक टुकड़ा होता है, इसका दो एंड पॉइंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये ए पॉइंट और बी पॉइंट, इसके दो एंड पॉइंट हैं। ये ना इसको हम लोग यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ना इसको हम लोग यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इसका लेंथ इतना ही है तो ये इतना ही रहेगा, तो उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट, अ पीस ऑफ अ लाइन। रे का एक अच्छा एग्जांपल हो गया टॉर्च। जो टॉर्च होती है, हम लोग यहाँ से स्विच ऑन करते हैं, यहाँ से लाइट आगे की ओर चलती है और वो इनफाइनाइट तक जाती है। उसे हम लोग उसका कोई एंड नहीं होता। जो लाइट यहाँ से निकलती है उसका कोई एंड नहीं होता है। मीन्स लाइट यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ से होते हुए एकदम आगे की ओर इनफाइनाइट तक गई है, तो उसे ही कहते रहे, मतलब उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा और उसका कोई एंड पॉइंट नहीं रहेगा। एक स्टार्टिंग पॉइंट, नो एंड पॉइंट। मीन्स यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ से इनफाइनाइट तक गया है, और अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ तक इनफाइनाइट तक गया है। ठीक है, तो लाइन का मीन्स जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, वो दोनों ओर से एक्सटेंड होता है इनफाइनाइट तक। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है लाइन का एक पीस, एक टुकड़ा होता है जिसे हम लोग मेज़र कर सकते हैं। उसका दो एंड पॉइंट होता है ए एंड बी। और जो रे है वो एक जगह से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाता है, उसका एक एंड पॉइंट होता है और एक साइड से वो एक्सटेंड होता है। या तो इस साइड से एक्सटेंड होगा या तो इस साइड से एक्सटेंड होगा, और उसका ओनली वन एंड पॉइंट होगा, और यू कैन से ओनली वन स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, अब आते हैं एक्सियम की ओर। ये एक एक्सियम ही तो है। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक्सियम क्या होता है। एक्सियम का मतलब द बेसिक फैक्ट्स दैट आर फॉर ग्रांटेड विदाउट एनी प्रूफ आर कॉल्ड एक्सियम्स। वो फैक्ट मतलब वो फैक्ट जिसका कोई प्रूफ ना हो, ठीक है, और जिससे प्रूफ की ज़रूरत ना पड़े, उसे कहते हैं एक्सियम। एक्सियम्स आर यूनिवर्सल ट्रूथ। वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। मीन्स
वो ये जो एक्सियम का मतलब होता है वो स्टेटमेंट जो पूरी यूनिवर्स के लिए ट्रूथ हो विदाउट एनी प्रूफ, पूरी यूनिवर्स के लिए ट्रूथ हो विदाउट एनी प्रूफ, उसे कहते हैं एक्सियम। ठीक है, और इससे हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल 2+2=4, इसे हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ नहीं करते हैं, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे मिल्क इज़ वाइट, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे हमें प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और एक्सियम्स को हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल कि कोई जो ट्राइंगल्स में होता है ना, ट्राइंगल्स में देखो, अगर हमें किसी एंगल को किसी एंगल से अगर हमें किसी एंगल के साथ इक्वल प्रूफ करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, जो वो दोनों ट्राइंगल को हम लोग पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, जिसमें हम लोग कोई रूल लगाते हैं कि या तो एस रूल, एस ए रूल, हम लोग उसमें कुछ रूल लगा करके पहले उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। देन हम लोग सिंपलिसिटी से बोल देते हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, और यू कैन से ये दोनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो हम लोग उसको एक स्टेटमेंट, एक रूल या फिर एक थ्योरम के ज़रिए से प्रूव करते हैं मैथमेटिकली। लेकिन जो एक्सियम्स होते हैं उन्हें हम लोग इस तरीके से मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इससे कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है, एक्सियम्स को कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। जैसे अभी मैंने आपको समझाया 2+2=4, मिल्क इज़ वाइट, ये सब क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और इसे हमें प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं एक्सियम। तो अभी आपको एक्सियम के बारे में शायद सही से समझ आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक एडजेसेंट एंगल्स के ऊपर। एडजेसेंट एंगल, two angles are adjacent if they have a common vertex, a common arm, and their non-common arms are on different sides of the common arm। मतलब समझो इसमें क्या कह रहा है। जैसे वेट एक सेकंड, अभी यहाँ पे टू एंगल्स, एंगल ए बी डी, दिस एंगल सी बी डी, दिस एंगल, ये दो एंगल एडजेसेंट होंगे कब, इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। इस एंगल का वर्टेक्स ये है, और इस एंगल का भी वर्टेक्स बी ही है, इसका भी वर्टेक्स बी है, इसका भी वर्टेक्स बी है। तो इन दोनों एंगल का वर्टेक्स बी है, मीन्स फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, कॉमन वर्टेक्स, तो वर्टेक्स इन दोनों एंगल का कॉमन है। ठीक है, अ कॉमन आर्म, तो इन दोनों एंगल का एक कॉमन आर्म होना चाहिए। अब पहले समझो आर्म का मतलब क्या होता है। अभी ये एक रे है, ये एक रे है, ये एक रे है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ से इनफाइनाइट तक गया है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ से इनफाइनाइट तक गया है। तो ये जो रे है, जो रे एंगल फॉर्म करता है, उसी रे को हम लोग उस एंगल का आर्म कहते हैं। उसी रे को उस एंगल का
आर्म कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें इन दोनों एंगल में एक कॉमन आर्म चाहिए। तो ध्यान दोगे इसमें, ये हो गया, ये एंगल का ये एक आर्म है और ये एक आर्म है, आर्म ए बी एंड बी डी, और इस वाले एंगल में आर्म बी सी एंड बी डी। तो मीन्स इन दोनों एंगल्स में बी डी आर्म कॉमन है। तो सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई है। सॉरी, कॉमन आर्म। ठीक है, आर्म बी डी, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन, ये हो गया सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई है। अब क्या कह रहा है, एंड दियर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। अब ये आर्म हो गया है इन दोनों एंगल के कॉमन आर्म। ठीक है, तो अगर ये आर्म इन दोनों एंगल्स के कॉमन आर्म हुए तो ये दोनों आर्म कौन से आर्म होंगे, नॉन कॉमन आर्म होंगे, क्योंकि ये और ये आपस में कॉमन नहीं है। जस्ट यही एक आर्म आपस में कॉमन है, तो ये और ये आर्म क्या होंगे, आपस में नॉन कॉमन आर्म्स होंगे। तो ये हो गया है नॉन कॉमन आर्म्स, सॉरी नॉन कॉमन आर्म्स, और ये हो गया है नॉन कॉमन आर्म्स। ठीक है, आर्म्स। तो इसमें क्या कह रहा है, एंड दियर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। तो ये जो नॉन कॉमन आर्म है ये इस कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड में होना चाहिए। मतलब अगर ये आर्म इसके इस साइड में है तो दूसरा नॉन कॉमन आर्म उसके दूसरे साइड होना चाहिए, मतलब अलग अलग साइड होना चाहिए। एक अगर इस साइड है तो दूसरा आर्म उस साइड होना चाहिए, एक लेफ्ट में है तो एक राइट में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मान लो अगर ये आर्म दोनों का ये जो आर्म है अगर ये आर्म कॉमन आर्म होता तो ये जो दो नॉन कॉमन आर्म होती दोनों एक साइड में हो जाते हैं। ठीक है, तब ये जो थर्ड कंडीशन है अब ये फुलफिल नहीं हो पाती और ये एडजेसेंट एंगल नहीं हो पाता। अभी यहाँ पर ये इन दोनों एंगल्स के कॉमन आर्म हो चुके हैं, और यहाँ जो थर्ड कंडीशन है कि नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। तो ये नॉन कॉमन आर्म इस कॉमन आर्म की डिफरेंट साइड्स में है। तो थर्ड कंडीशन भी यहाँ पे फुलफिल हो रही है। नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड। तो मतलब समझो दो एंगल्स को एडजेसेंट होने के लिए हम लोग ने यहाँ पे इस एंगल को लिया था और इस एंगल को लिया था, ये एंगल और ये एंगल। तो इन दोनों एंगल को एडजेसेंट होने के लिए ये तीन कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। किसी भी दो एंगल्स को एडजेसेंट एंगल होने के लिए ये तीन कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। तो इसमें कौन कौन से कंडीशंस आ गए हैं। फर्स्ट कंडीशन कि इन दोनों का वर्टेक्स सेम होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और इन दोनों में एक कॉमन आर्म होना चाहिए। यहाँ पे बी डी इसका कॉमन आर्म है और यहाँ पे बी कॉमन वर्टेक्स हैं, और जो नॉन कॉमन आर्म दो बचे हुए नॉन कॉमन आर्म रहेंगे वो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी एंड बी सी ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स इस बी डी कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड में है। तो यहाँ पे इसने ये तीन कंडीशंस को फुलफिल किया, तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल
हो गए। ठीक है, किसी भी एंगल को एडजेसेंट एंगल होने के लिए ये 3 कंडीशंस को फील करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसे हम लोग एडजेसेंट एंगल कहेंगे। अब इसी को हम लोग एक डिफरेंट वे में देखेंगे। सपोज करो कि हाँ कि जो है हम लोगों ने इस बार इस एंगल को लेते हैं, ए बी डी एंगल, और सॉरी ए बी सी एंगल और ए बी डी एंगल को लेते हैं। ठीक है, वेट एक सेकेंड। तो अभी हम लोग इस एंगल को लेंगे, ए बी सी एंगल और ए बी डी एंगल, एंगल ए बी सी एंड एंगल ए बी डी, सॉरी ए बी डी। तो ये 2 एंगल को लेते हुए हम लोग यहाँ पे। तो फर्स्ट कंडीशन थी क्या हमारे पास में, कि इस एंगल और इस एंगल का वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है, बी जो है वो कॉमन वर्टेक्स है इन दोनों एंगल्स का। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या था, कि एक कॉमन आर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे बी सी जो सॉरी ए बी जो है यहाँ पे, ये इस एंगल और इस एंगल में ए बी एक कॉमन आर्म हो गया है, ए बी कॉमन आर्म, इन दोनों एंगल्स में ए बी कॉमन आर्म हो गया है। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन भी ये फुलफिल कर रहा है। और थर्ड कंडीशन क्या थी, थर्ड कंडीशन ये थी कि जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड में होना चाहिए, मतलब अलग अलग साइड में होना चाहिए, एक लेफ्ट में है तो एक राइट में होना चाहिए। तो यहाँ पर ए भी हमारा कॉमन आर्म है और बी डी और बी सी नॉन कॉमन आर्म है, जो कि सेम साइड में है, इस कॉमन आर्म के सेम साइड में। तो इसीलिए ये हमारा थर्ड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। नॉन कॉमन आर्म वाला जो थर्ड कंडीशन है इसको ये फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। ठीक है, किसी भी 2 एंगल को एडजेसेंट होने के लिए ये 3 कंडीशंस को फुलफिल करना ही होगा। तो अभी आपको एडजेसेंट एंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, if the non-common arms of an adjacent angle BA and BC forms a straight line, अगर 2 adjacent एंगल के जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, देन देखो ये हो गया स्ट्रेट लाइन और ये हो गया ये हो गया इनका कॉमन आर्म, और ये बी ए एंड बी सी नॉन कॉमन आर्म, और ये दोनों नॉन कॉमन आर्म जो है मिल करके एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसमें और क्या कह रहा है, स्ट्रेट लाइन, देन एंगल, ये डी हो गया यहाँ पे, एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी, ये एंगल और ये एंगल आर कॉल्ड लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है इसे हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहेंगे, कि 2 एडजेसेंट एंगल्स के 2 नॉन कॉमन आर्म्स ए बी एंड बी सी, ये जो 2 नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं वो अगर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है तो जो 2 एंगल्स उनमें बनेंगे वो 2 एंगल्स को हम लोग
लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। और इन लीनियर पेयर ऑफ एंगल द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो ये जो एंगल है इसका हम लोग नाम रख देते हैं ए, एंगल ए, और ये एंगल का नाम रख देते हैं हम लोग बी। तो ये एंगल ए का सम, एंगल ए बी का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं लीनियर पेयर, कि दो एडजेसेंट एंगल्स के जो नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं अगर वो एक लाइन फॉर्म करता है तो जो दो एंगल यहाँ पे होता है वो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसे कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है और इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब आते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है एक्सियम 6.1। आपको इतनी सारी बातें समझाने का मकसद यही था कि आपको जो मैं ये एक्सियम समझाऊंगा तो आपका जो भी कुछ अगर कुछ भी थिंकिंग रहेगा अंदर में कि ये ऐसा किस लिए हुआ, ये ऐसा किस लिए हुआ, कोई भी डाउट अंदर आपको नहीं रहेगा। इसलिए आपको मैंने सब कुछ इससे आगे एडिशन एंगल हो गया, लाइंस, रे, लाइन सेगमेंट, लीनियर पेयर, सब कुछ समझा दिया। अब आपको इसको समझने में काफ़ी आसानी होगी। अब देखो, इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, एक लाइन है, ठीक है, मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ, लाइन, ये हो गया ए बी सी और ये हो गया डी। ठीक है, तो एक लाइन है ए सी, ठीक है। इफ रे बी डी, एक रे है रे बी डी स्टैंड्स ऑन अ लाइन ए सी, ये रे बी डी जो रे है वो ए बी लाइन में स्टैंड है, मतलब ए बी लाइन में खड़ा हुआ है। ठीक है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। अब देखो यहाँ पर ये एक लाइन है, ये एक रे है। अब अगर ध्यान दे तो ये जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल्स पे, क्योंकि ये इन दोनों एंगल्स का ये हो गया एक कॉमन आर्म और ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स, और ये बी इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स भी हो गए हैं। ठीक है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, तो जो ये दोनों एडजेसेंट एंगल है इसका जो सम होगा, एंगल ए एंड एंगल बी, सो फॉर्म इज 180 डिग्री, वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, अल्टीमेटली एक्सियम 6.1 जो है वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ही है, क्योंकि वहाँ पे भी ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स एक लाइन फॉर्म करती है और जो कॉमन आर्म रहती है वो एक रे का काम करती है जो इस लाइन में स्टैंड करती है। ठीक है, और उनमें जो ये दो एंगल होता है उसे हम लोग लीनियर पेयर एंगल्स कहते हैं और इसका सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में बात की जा रही है। इसको अगर आप कोई सम्स में अगर इसको इस्तेमाल आपका होता है तो वहाँ पे आप इसको इतना लंबा नहीं लिखना पड़ेगा, आपको जस्ट आपको वहाँ लिख देना है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। आप किसी भी सम्स को सॉल्व करने के लिए जब इस एक्सियम का यूज़ करेंगे तो सिंपली आपको लिख देना है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, उसको लिखना है, क्योंकि ये अल्टीमेटली लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ही है। एक्सियम 6.1 ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ही है। अब आते हैं एक्सियम 6.2 पे। एक्सियम 6.2 क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, ये इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ पहले तो, ए बी डी एंड डी बी सी, ये दोनों दो एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, और इसका जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है। देखो, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, ए बी डी एंड बी एंड डी बी सी,
ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है और इनका जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है। देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स जो इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स के हैं ए बी एंड बी सी, ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। बस इसका यही सिंपल सा मतलब है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स के सम 180 डिग्री होगा तो जो नॉन कॉमन आर्म रहेंगी वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ठीक है, आई होप आपको एक्सियम 6.1 एंड 6.2 अच्छे से आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।